लोग किस इल्यूजन में जी रहे हैं कि मैं पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स कर लूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। अभी 4 महीने पहले गूगल के 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए। जितना भी ये कैंपेन चल रहा है ना कि डोंट शेयर ओटीपीज, ये भी वेस्ट है। प्रोमिनेंट लोग हैं ना, उनका ओटीपी निकालना ज़्यादा आसान है कि जितना साइबर क्राइम होता है उससे पहले क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। पर वो डेटा हमारा सही था सर, उसने पूरा सही बताया होगा ना। वही मेरा पॉइंट है कि वो डेटा या तो आपको पता था या इंश्योरेंस कंपनी को पता था। बिल्कुल। ये क्रिमिनल तक कैसे पहुंचा? सारे केस है कि मोबाइल चोरी होता है और पैसे निकल जाते हैं। यदि आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना, फिर उसका यूपीआई पिन चाहिए, तभी तो पैसे निकलेंगे। बोले हो रहा है साहब, देखो फोन चोरी हुआ, उसके आधे घंटे में पैसे निकले। यूपीआई पिन कैसे मिलेगा मुझे? सर अगर पता होता तो मैं भी लखपति होता। तो वो भी नहीं बताऊंगा। फोन छोड़ के ही नहीं जाना है। अरे मैं कितनी सेटिंग बताऊंगा, आप सेटिंग बताना चाह रहे हो पब्लिक को यार। अच्छा ठीक है, अगर हम छोड़ के भी नहीं जाते, बट पब्लिक वाईफाई तो है सर, वो भी तो कितना थ्रेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आप एक और तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि वो वाईफाई सेफ है या नहीं। क्यूआर कोड हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी स्कैन कर देते हैं, 2-2 रुपए 5-5 रुपए के लिए कहीं स्कैन कर। अपन तो इतना ही बोल सकते हैं सर। 2-2 रुपए 5-5। हमारी वॉइस यूज करते हैं और हमारे घर वालों को सुना देते हैं कि हम को ज़रूरत है, आप पैसे भेजें। जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सीनियर सिटीजन को अलग तरह के अटैक वेक्टर से ट्राई करते हैं। अचानक से वीडियो कॉल आएगा, उन्होंने उठा लिया और उसमें कोई लड़की कपड़े वपड़े उतार रही है, 4 सेकंड का वीडियो रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट बना के वापस भेजेंगे कि वायरल कर रहे हैं। पहली जो लर्निंग सबको दे देनी है कि डरना नहीं है। डेटिंग ऐप पर मुझे लड़की मिली और उसके बाद उसने मुझे बुलाया, हमारी बातचीत शुरू हुई, एक रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि इसमें जो पूरा गेम दिख रहा था कि रेस्टोरेंट का बिल पे किया इसने, दैट इज हैवी बिल। तो मार्केटिंग कंपनी से एक ट्रिक आजमाई कि लड़कों को डेटिंग के लिए बुलाओ, फर्जी डेट्स और बिल के थ्रू पैसा करो। एआई का खतरा पता क्या है? हमें बहुत लेट पता पड़ता है कि हमारा कट गया है। जय हिंद, लाइफ टाइम देख रहे हैं आप, और आज के खास शो में बहुत ज़रूरी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ आपसे जुड़ा है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका फ़ोन लॉक है। क्या आपका डाटा चोरी नहीं होगा? ये आपकी गलतफहमी है। हम कई अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये आज ओटीपी स्कैम हुआ, बट फिर भी अगले दिन कोई ना कोई फिर उसका शिकार बनता है। खुलेआम पेपर लीक होते हैं टेलीग्राम पे, और एआई के ज़रिए आपकी आवाज़ चुराई जाती है और आप ही की आवाज़ से आपके परिवार वालों को लूटा जाता है। इन सब को समझने के लिए कि कैसे ये चलता है, कैसे हम बच सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी। सर वेलकम टू लाइफ टाइम। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। सबसे पहला सवाल सर, रोज़ सवाल आते हैं और रोज़ खबरें आती हैं कि ओटीपी स्कैम हो गया, और अखबारों में, न्यूज़ मीडिया में अवेयरनेस चलता है, फिर अगले दिन कोई ना कोई शिकार हो जाता है सर। देखिए, सबसे पहले आपने कभी पोस्टर देखे अपने आसपास की डोंट शेयर ओटीपीज? हाँ, मैसेजेस भी आते हैं डोंट शेयर, फोन कॉल भी आते हैं, सब जगह कैंपेन चल रहा है। बिल्कुल। कभी कोई पोस्टर देखा आपने कि डोंट शेयर पासवर्ड? नहीं सर। नहीं देखा ना? नहीं। पर हम सबको पता है कि बिना पासवर्ड और ओटीपी दोनों यूज किए पैसे निकल ही नहीं सकते। आपको ओटीपी अकेले से पैसे निकाल लोगे आप? मैं आपको अपना ओटीपी बता देता हूँ, नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, आपको पासवर्ड ही चाहिए। तो फिर कोई पोस्टर ऐसा क्यों नहीं है कि डोंट शेयर पासवर्ड? सोचे कभी आपने? भैया आप हर किसी को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि ओटीपी मत दे देना, फिर ये भी बताओ कि पासवर्ड ही मत दे देना, क्योंकि वो भी तो दिया होगा उसने। क्योंकि क्रिमिनल ने कभी आपसे आपका पासवर्ड मांगा ही नहीं। आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया है कि जिसने पासवर्ड मांगा। पासवर्ड मांगो तो फिर पासवर्ड पहुंचता कैसे? और यदि पासवर्ड पहुंच जाता है तो फिर हम पासवर्ड सिंपल रखें या कॉम्प्लेक्स, इसका फर्क ही नहीं पड़ता। मैं 1 2 3 4 5 6 रख लूं पासवर्ड, या सर बहुत कोशिश तो सब यही करते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जाए पासवर्ड। तभी तो मैं कह रहा हूं कि लोग किस इल्यूजन में जी रहे हैं कि मैं पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स कर लूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। ये तो इल्यूजन है ना, क्योंकि आपसे पासवर्ड कभी किसी ने मांगा ही नहीं है, या कोई गैस थोड़ी ना कर सकता है आपका पासवर्ड। आपको क्या लगता है वो आपका पासवर्ड क्या होगा? अरे आप तो इंटेलिजेंट हैं, ऐसे सोचता है क्या कोई? बिल्कुल सर, नहीं सोचता होगा। उसके पास एग्जैक्टली पासवर्ड होता है हमारा।
क्योंकि जो कि हमने कभी किसी को शेयर ही भी नहीं किया। अभी 4 महीने पहले गूगल के 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए। 16 बिलियन। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोग यूज करते हैं? 4 बिलियन। और 16 बिलियन पासवर्ड बाहर है। और आप सो रहे हो कि मेरा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा थोड़ा ना किसी को पता होगा। अरे भाई 16 बिलियन बाहर है। तो इसलिए कुछ चीजें रियलिटी में कुछ और होती हैं और जो बताई जा रही हैं वो कुछ और है। जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपको 15 मिनट की एक क्लास दी जाएगी कि पासवर्ड ऐसे कॉम्प्लेक्स कीजिए, वैसे कॉम्प्लेक्स कीजिए, @ भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, ये भी हो, वो भी हो। क्या हो जाएगा उससे जब निकल के उस तक ही पहुंच जाना है? तो ये वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज है। फिर आते हैं OTPs पे। जितना भी ये कैंपेन चल रहा है ना कि डोंट शेयर OTPs, ये भी वेस्ट है। क्योंकि आज तक मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई जिसमें किसी ने OTP मांगा और उसने दे दिया। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। हमने समझ के बैठे हुए हैं कि यार वो तो ऐसे बांटते फिर रहे हैं OTP की। सर OTP हाँ लिखो ना, अरे बैंक वाला हाँ वो भी लिख लो। ऐसे होता है क्या कि मांगेंगे और दे देगा कोई? नहीं देगा सर। यहाँ मांगने पे बीड़ी नहीं दे रहा आदमी, आप OTP मांग रहे हो। आप लोगों को बेवकूफ़ समझ के दिए अपनी अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो फिर हो क्या रहा है? OTP लिया जाता है। और OTP लिया कैसे जाता है ये हर बार एक कहानी है। जब तक वो कहानी लोगों को नहीं बताई जाएगी, वो चाहे कितना भी ये पोस्टर पढ़ के आए कि OTP नहीं देना, वो दे देंगे। क्योंकि वो तो निकलवाया जाएगा ना स्मार्टनेस से। और वो कहाँ गलती कर दोगे आप, ये आपको पता ही नहीं है। कहाँ गलती कहाँ हो रही है सर? जितने प्रोमिनेंट लोग हैं ना, जो जिनका IQ बहुत अच्छा होगा, सो कॉल्ड, यदि उस पैरामीटर पर कैलकुलेट किया जाए, उनका OTP निकालना ज़्यादा आसान है। अच्छा, उन्हीं के ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। डिजिटल अरेस्ट के जितने केसेस हुए, सबके हाथ में आईफोन था, सबके हाथ में। और आईफोन सबसे सेव कहा जाता है, इसीलिए तो हिंट दे रहा हूँ। और सब एवरेज लॉस जो है वो 60 लाख का है। एक व्यक्ति के 22 करोड़ निकले साउथ दिल्ली से, एक साउथ दिल्ली से एक के 15 करोड़ निकले, फिर एक फरीदाबाद की सुप्रीम कोर्ट लॉयर 60 लाख निकले, फिर एक बड़े बिजनेसमैन के 6.5 करोड़ निकले। एवरेज लॉस तो 60 लाख का है और 6 महीने के अंदर 3,500 करोड़ गए सिर्फ डिजिटल अरेस्ट में। और इतना पैसा इस स्केल पे जा रहा था कि CBI को कॉग्निजेंस लेना पड़ा कोर्ट को कि भाई ये सारे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि सारे केसेस CBI के थ्रू जांच कराई जाए, जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं। अब इसके 2 पहलू हैं। पहला, क्या डिजिटल अरेस्ट का कांड ही साइबर क्राइम है, बाकी क्राइम साइबर क्राइम नहीं है? मतलब एक गरीब आदमी के 15,000 जा रहे हैं तो वो CBI नहीं करेगी, CBI भाड़ में जाए नहीं दे। पर एक आदमी जिसके 2,000 करोड़ है, उसका 2 करोड़ चला गया तो वो CBI जांच कर रही है। यही तो कहना चाहती है कोर्ट। ऑब्वियसली, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का कोई भी केस किसी गरीब के संग नहीं हुआ है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि एक रिक्शे वाला कहेगा कि साहब मेरे 12,484 रुपये निकल गए और मैं 2 महीने तक डिजिटली अरेस्टेड था या 2 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड था। सुना कभी केस? कभी नहीं। डिजिटल अरेस्ट का केस किसके संग हुआ? जिनके अकाउंट में लाखों करोड़ों फंसा पड़े होते। तो CBI जांच होगी तो कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस ले लेगा। और जो ये लाखों लोग लुट रहे हैं हर दिन 40,000 50,000 किसी का, ये वो बेचारे थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखा पा रहे हैं। ये डिफरेंस है। तो सिर्फ ये बता देना कि OTP मत देना, इसमें सारी आपकी गलती है। दूसरा एक और मैं बताऊं आपको कि जितना साइबर क्राइम होता है उससे पहले क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। जब आपको कॉल आता है ना कि सर आपका इंश्योरेंस फलानी कंपनी का ही है, हाँ साहब यही है, आप पैन कार्ड आपका यही है, हाँ जी यही है, डेट ऑफ बर्थ यही है, एड्रेस यही है, लास्ट प्रीमियम इतना था, हाँ यही था, इस तारीख को दिया था, हाँ दिया था। अरे सर आपके 4.5 लाख का डिविडेंड पड़ा हुआ है, आप क्लेम क्यों नहीं करते? अभी लैप्स हो जाएगा सर। अच्छा 4.5 लाख, हाँ अभी क्लोजर में चला जाएगा। एक काम कीजिए सर, आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अभी 4.5 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा सर, आई विल हेल्प यू सर। और उसने लिंक भेजा, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की और आपके 2 लाख और चले गए। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि साहब आपका कॉल आया था, मैंने तो इसलिए की थी। कौन सी आप? ये हमारी तो नहीं है, आपने गलती की है, यू आर रॉन्ग, गलत गलत गलत, यू आर गलत, बात खत्म हो गई। ऐसी होता है। बिल्कुल सर। अब आप बेचारे घर में बैठे हो कि यार मैंने गलती कर दी, मैं तो उस पर भरोसा किया। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की क्यों, वो गलती हुई क्यों? क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें बताई गई और ये सारी चीज़ें, और वो डेटा हमारा सही था सर, उसने पूरा सही बताया होगा ना। वही मेरा पॉइंट है कि वो डेटा
या तो आपको पता था या इंश्योरेंस कंपनी को पता था। बिल्कुल। ये क्रिमिनल तक कैसे पहुंचा सारा कि आपका लास्ट प्रीमियम कितना है, किस तारीख को जमा हुआ था, ये किसी और को कैसे पता हो सकता है? आपके लास्ट डिजिट्स कितने? तो फिर गलती आपकी कैसे है? गलती तो इंश्योरेंस कंपनी की है ना, जहां से डेटा गया। इसके बारे में कोई क्यों, मैंने तो उस पर ट्रस्ट किया ना जब कोई मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो सिर्फ मैंने आपको बता रखी है। बिल्कुल। तो फिर मैं ट्रस्ट करूंगा ना। ना इट इज योर मिस्टेक दैट यू हैव लीक दैट। और वो कोई मानेगा नहीं। कैसे नहीं मानेगा? मैंने 650-700 करोड़ वापस कराए लोगों के, ऐसी मान बनवा के। अरे वो तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लड़ो केस, गलती आपकी होती नहीं है। यदि आप ये प्रूफ करके कि गलती मेरी नहीं है, सामने वाली पार्टी की है, जो हमारी गाइडलाइन है, कानून क्या कहता है, आरबीआई गाइडलाइन की, जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी। यदि आपने बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी या ई कॉमर्स कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया विद इन 3 days, तो लायबिलिटी उसकी है, यदि आपने कोई गलती नहीं की है। कई बार सीधे सीधे पता पड़ता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड थाईलैंड में यूज हो गया, अब इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो थाईलैंड गए नहीं, आपकी तो लोकेशन दिख रही ना मुझे यहाँ हो, या श्रीलंका में यूज हो गया, या आपका डेबिट कार्ड से कलकत्ता से कैश विड्रॉल हो गया। अरे आप तो यहाँ थे, डेबिट कार्ड आपके पास है, तो फिर कैसे कैश विड्रॉल वहां हो गया? इसका मतलब किसी ने क्लोन किया, और क्लोन हुआ है तो गलती किसकी है? बैंक की। अब क्लोनिंग भी मैं ही रोकूंगा? हम तो नहीं रोक पाएंगे सर। भाई मुझे तो कार्ड देने के लिए दिया गया है ना कि तुम सबको कार्ड दो, तो मैं दे देता हूँ, वो स्वैप करता है। अब उसने क्लोन कर लिया, तो इसमें मेरी गलती कैसे? क्लियर है कि नहीं? तो इसमें तो सीधे उसकी गलती है, लायबिलिटी उसकी बनती है, पैसा मुझे मिलेगा। इसमें तो कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सीधे लायबिलिटी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपसे गलती करा दी गई, पर उस केस में भी गलती आपकी नहीं, अकेली गलती आपकी नहीं हो सकती। मैं एक एग्जांपल दूंगा सर, समझना चाहूंगा। जैसे यूपीआई से, मेरा एक दोस्त था, यूपीआई से पेमेंट कर दिया उसने। हाँ जी। ओटीपी डाल दिया। अब उसको लगा ये तो फ्रॉड हो गया, कि ये तो वो कंपनी थी ही नहीं। उसके साथ क्या हुआ था, उसने एक्सचेंज करा था गुड्स, एक सामान मंगाया था, उसने एक्सचेंज किया और उसने ओटीपी डाला कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो उसने डाल दिया। अब बैंक में जब वो कंप्लेंट करा तो कह रहा ओटीपी आपने डाला था सर। अब सुनिए, कैशबैक काइंड ऑफ सिचुएशन है, कैशबैक काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो मेरे पास केस आया कि साहब मैंने फ़ोन खरीदा था और मुझे कॉल आया कि आपका कुछ 6,000 का कैशबैक है। तो मैंने वो क्लिक किया और उसके बाद ऐसा हुआ, मेरे पैसे निकल गए। ठीक है, क्रिमिनल को ये कैसे पता कि आपने फ़ोन खरीदा था? पॉइंट है सर। क्रिमिनल को उसी समय कैसे पता कि फ़ोन डिलीवर हो गया? हाँ। क्रिमिनल इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है कि आपने सैमसंग का ही फोन खरीदा है, या उसको ब्रांड मॉडल भी पता है, सब कुछ पता खरीदा है, या जो सब पता होता है सर। उसको ये भी पता है कि आपने किस पोर्टल से खरीदा है। भाई 50 पोर्टल है, मोबाइल बेचते हैं, आपने किससे खरीदा वही पता है। और जैसे ही आपको फोन डिलीवर होता है उसके तुरंत आधे घंटे बाद कॉल आ रहा है। इसका मतलब गलती आपकी नहीं हो सकती, गलती तो औरों की भी है। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा। ऐसा केस मेरे पास आया कि एक बंदे का कैशबैक में निकल गया पैसा, मेरे पास आया। तो मैंने कहा यार देखते हैं डेटा गया कैसे। तो पहला हमने सोचा कि हो सकता है कि जिस वेबसाइट से खरीदा है उससे डेटा लीक हो रहा होगा, तो उसको हमने नोटिस भेजा। तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब यदि ऐसा हो रहा होता तो जितने फ़ोन बिके हैं सबको कॉल आते और वो लुट जाते। हाँ यार, हमारे यहाँ से तो नहीं हो रहा लीक। फिर हमने कहा हो सकता कुरियर कंपनी से लीक हो, तो कुरियर कंपनी को नोटिस भेजा गया। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे हो रहा होता तो हमने तो इतने फ़ोन डिलीवर किए उस दिन, आप चेक कर लो कि किसी के संग हुआ हो। कि यार वो भी फेल हो गए, और कहाँ से हुआ? तो सोचा कि फिर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना सोसाइटी का, उसने लीक कर दिया होगा। तो उसको चेक किया गया तो वो भी क्लीन निकला कि यार और भी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो फिर कहाँ से गया? तो पता पड़ा कि साहब जो ई गेटवे है जहाँ से पेमेंट होता है वहाँ से जा सकता है। तो उस गेटवे से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने भी वही जवाब दिया कि साहब इतने पेमेंट होते हैं हमारे, और ये तो एक ही केस आप बता रहे हैं या लिमिटेड है, तो कुछ और कहानी। मतलब हम पूरी तरह फंस गए कि भाई ये डेटा जा कैसे रहा है। तो जब और डीप डाइव किया तो फिर मोडस ऑपरेंडी मिली। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कैशबैक के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें कई बार एक डिस्काउंट कूपन भरा जाता है, और वो जो कूपन प्रोसेस करने की कंपनी थी उस ई कॉमर्स पोर्टल पर, वो एक थर्ड पार्टी कंपनी थी। वो सिर्फ कूपन मैनेज करती थी। मतलब आप ये कूपन भरोगे और वो रिकॉर्ड में जाएगा कि हाँ इस बंदे का फलाना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसके हिसाब से इतना दे दिया जाएगा। वहाँ से लीक होता था। थर्ड पार्टी जो कंपनी थी जो एपीआई देके वो कूपन प्रोसेस कर रही थी, तो उसको पकड़ा गया। तो पता पड़ा जितने लोगों ने ये वाले कूपन यूज़ किए हैं उन सबको लूटा गया। तो फिर पकड़े गए, उनकी लायबिलिटी बनी, पेनल्टी लगाएगी। आप थोड़ा सा डीप डाइव करोगे ना तो कोई ना कोई निकलेगा। अभी मैं नागपुर पुलिस ट्रेनिंग देने गया,
तो ट्रेनिंग के बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे बिठाया कि साहब अभी जो केसेस चल रहे हैं उनको ब्रेक थ्रू ले लेते हैं, कुछ डायरेक्शन दे दीजिए। अक्सर ऐसा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये मर्डर केसेस, किडनैपिंग तो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे कोई ऐसा केस बताओ जो बहुत ही अनयूजुअल सा हो, जो बड़ा चौंक जाऊँ। तो बोले साहब एक केस है कि मोबाइल चोरी होता है और पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा कितने केस? बोले 12-15 केस आ चुके हैं, मोबाइल चोरी हुआ और उसके तुरंत बाद पैसे निकले। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल गए? बोले निकल जाते हैं, यूपीआई से निकलते हैं, यूपीआई का लॉग है हमारे पास एनपीसीआई का कि पैसे निकले। मैंने कहा आईफोन से? बोले आईफोन से भी होता है। मैंने कहा यदि आईफोन चोरी होगा तो पहले आईफोन का पासकोड क्रैक करना है, फिर उसका यूपीआई पिन चाहिए, तभी तो पैसे निकलेंगे। बोले हो रहा है साहब, देखो फ़ोन चोरी हुआ उसके आधे घंटे में पैसे निकले। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च की, मैंने कहा यार ये तो ये अलग केस है, नया तरीका है ये तो कोई तो हमने क्रैक किया और अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है ये, ताकि आप लखपति बन सकें। थोड़ा मेहनत करेंगे करोड़पति भी बनेंगे। तो एक चीज़ होती है कि हम लोग भूल गए कि जो यूपीआई पेमेंट है वो सस्ते वाले कीपैड फ़ोन से भी हो जाता है। जो वो 800-700 रुपये वाले फ़ोन आते हैं ना, फीचर कीपैड वाले फीचर फ़ोन, कीपैड फ़ोन, उनसे भी यूपीआई पेमेंट हो जाता है। कैसे होता है? आपको क्योंकि उसमें यूआई वगैरह तो होगा नहीं, ऐप तो होती है, तो उसमें एक नंबर डायल करना पड़ता है आपको, *99#। यदि मैं *99# डायल करूँगा तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाता है। क्या है मेनू ऑप्शन, जरा पढ़िए। अच्छा, इसमें है सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन एंड यूपीआई पिन, है ना। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन चोरी हुआ, आईफोन, मैं उसमें से सिम निकाल लूँ, दूसरे फ़ोन में डालूँ, *99# डायल करूँ तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैं मोबाइल नंबर डालूँ, पेमेंट डालूँ, यूपीआई पिन डालूँ तो पेमेंट हो जाएगा। मैंने उस आईफोन का पासकोड की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैंने बाईपास कर लिया। ओके। लेकिन मुझे यूपीआई पिन चाहिए। यूपीआई तो चाहिए। यूपीआई पिन तो अभी भी मांगेगा वो पेमेंट करते समय। यूपीआई पिन कैसे मिलेगा मुझे? ये जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है? लास्ट ऑप्शन है यूपीआई पिन रीसेट। यू कैन रीसेट यूपीआई पिन थ्रू दिस ऑप्शन। पर जब आप यूपीआई पिन रीसेट करने के लिए जाओगे तो आपसे विक्टिम के डेबिट कार्ड के 4 या 6 डिजिट मांगेगा, डेबिट कार्ड के। हाँ, वो कैसे मिलेंगे आपको? सर अगर पता होता तो मैं भी लखपति होता। तो वो भी नहीं बताऊंगा पॉडकास्ट देखने के बाद पुलिस का नोटिस आ जाए कि भाई ये क्या कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा सर? तरीके हैं, मैं आपके मोबाइल नंबर से आपके डेबिट कार्ड के 4 डिजिट निकाल दूंगा अभी। और ये एक्सरसाइज मैं कई बार करता हूँ, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि जब तक ये आपको नहीं पता है तब तक आप वल्नरेबल हैं। अब आपको पता है कि यार सिम स्वैपिंग के केस से पैसे तो निकल जाएंगे मेरे, तो सेफ्टी प्रिकॉशन आपको अपने आप आ जाएंगे। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है कि 2 तरीके हैं। एक, आप ई सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ई सिम जो होता है वो एक क्यूआर कोड होता है। अधिकतर लोगों को ई सिम के बारे में पता नहीं, इसलिए ई सिम फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो पहले जान लीजिए कि ई सिम आपके फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिकल सिम से आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर सिम आ जाएगा, ई सिम आ जाएगा। दैट इज़ इक्वलेंट टू योर फिजिकल सिम। आप मल्टीपल ई सिम भी रख सकते हो अपने फ़ोन में, 6-7 ई सिम भी रख सकते हो। लेकिन अब सिम स्वैप नहीं हो सकता। यदि आपका फ़ोन चोरी हो गया तो कोई सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो तो फ़ोन के अंदर है ना। जब तक फ़ोन अनलॉक नहीं करेगा कुछ हो ही नहीं सकता। सो आप सेफ हो गए उस प्रोविजन से। क्योंकि सिम स्वैपिंग के केसेस और भी तरीके से होते हैं कि आपने फ़ोन चार्जिंग पे छोड़ा और निकल गया और किसी ने दूसरा सिम डाला, वो निकाल लिया। ईजी है। अब आपको हो सकता है 4 दिन बाद पता पड़े कि आपका सिम स्वैप हो गया, क्योंकि जो दूसरा सिम उसने डाला है उसमें इंटरनेट भी है। तो आपका व्हाट्सएप चल रहा है, आपका फेसबुक चल रहा है, आपका काम तो हो ही रहा है, सोशल मीडिया रील वील देख रहे हो, तो आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है। हाँ। और आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और ओटीपी भी उसको आ रहा है और ट्रांजेक्शन अलर्ट भी उसको आ रहा है। इज दैट सिंपल ना। तो इसलिए ई सिम इज रिकमेंडेबल। आपका फ़ोन यहाँ पड़ा है और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए और मुझे आपका व्हाट्सएप हैक करना है, तो ओटीपी मंगाऊंगा तो वो फ्लैश करता है स्क्रीन के ऊपर। ओके। ओटीपी फोन के ऊपर फ्लैश करता है। तो मैं ओटीपी डाल के रिकवर कर कंट्रोल ले लूँगा व्हाट्सएप का। तो इसके लिए एक सेटिंग है कि आप फ़ोन के सेटिंग में जाएं और व्हाट्सएप जो SMS फ्लैशिंग को डिसेबल कर दें लॉक मोड में। यदि मेरा फ़ोन लॉक है तो SMS ऊपर ना दिखे, कर सकते हैं आप।
ये कर दो आप। हाँ कर दिया। हाँ अब आप फ़ोन छोड़ के फिर वॉशरूम चले गए, तो क्रिमिनल OTP कॉल पे मंगाएगा, हाँ क्योंकि OTP तो कॉल पे भी आता है, हाँ और लॉक मोड में कॉल तो उठ ही जाएगा, और मैं OTP सुन ही लूँगा। हाँ। तो फिर क्या करूँ? फ़ोन छोड़ के ही नहीं जाना है। अरे मैं कितनी सेटिंग बताऊंगा, आप सेटिंग बताना चाह रहे हो पब्लिक को यार। सर हम तो इतने इंटरेस्ट हो गए थे कि इसमें भी कुछ निकलेगा। तो फोन छोड़ के ही रह जाए। भाई मैं कितनी सेटिंग बताऊं आपको, मैं सेटिंग बताने यहाँ नहीं आया हूं। समझ रहे हो? लोग सोचते 4 सेटिंग और सेफ, पर यहाँ तो हर दिन तरीके बदल रहे हैं ना। हाँ। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपका फोन अब फोन नहीं रहा, आपका फोन वॉलेट है, उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। वॉलेट छोड़ के जाओगे आप यहाँ पे, अपना निकाल के पर्स निकल जाओगे। सर ठीक है, अगर हम छोड़ के भी नहीं जाते, बट पब्लिक वाईफाई तो है सर, वो भी तो कितना थ्रेट है। वेरी गुड क्वेश्चन। सो पब्लिक वाईफाई का थ्रेट है क्या, मतलब क्या नुकसान पहुंचा सकता है पब्लिक वाईफाई? यदि मैं और आप एक ही पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो मेरा इंक्रिप्शन और आपका इंक्रिप्शन एक ही होता है। इसका मतलब है कि मैं मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता हूँ, मैं आपका ट्रैफिक देख सकता हूँ। अच्छा। तो एक टूल आता है वायर शार्क करके, उसके थ्रू आई कैन इंटरसेप्ट एंड सी योर ट्रैफिक, कि आप फ़ोन पे क्या कर रहे हो। और यदि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है, तो मैं कंटेंट भी देख सकता हूँ काफ़ी कुछ। अब ये रिस्क है, अब ये रिस्क की वजह से गाइडलाइन आती है कि पब्लिक वाईफाई सेंसिटिव कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल ना करें, या जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस तरह में ना करें, पासवर्ड आपके ना निकले। लेकिन आप एक और तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि वो वाईफाई सेफ है या नहीं। अच्छा। तो एक एप्लीकेशन है मोबी आर्मर करके, MOBIARMOUR, मोबी आर्मर। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो आप 4 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो आप कोई भी पब्लिक वाईफाई या घर का वाईफाई की सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं कि ये कितना वल्नरेबल है और किसी ने हैक तो नहीं कर रखा है। ओके। और यदि हैक कर रखा है तो किसने हैक कर रखा है वो भी बता देगा। ओके। वो IP एड्रेस बता देगा कि ये हैकर है, इसने हैक कर रखा है। ओह। वो IP एड्रेस की कॉपी लो, पुलिस को दो, पकड़ लेंगे जाके। ओके। दूसरा, ये किसी भी QR कोड की सिक्योरिटी चेक करके बता देगा आपको, क्योंकि QR कोड हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी स्कैन कर देते हैं, है ना? 2-2 रुपए 5-5 रुपए के लिए कहीं स्कैन कर अपन तो इतना ही बोल सकते हैं सर। 2-2 रुपए 5-5। अब जितने दिल से निकला है। तो मैं, एक जर्नलिस्ट आया मेरे पास, कहते हैं कि आप हजारों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हैं। तो मैं उनको एक इवेंट में लेके गया, वहाँ पर मेरा सेशन था 5 स्टार होटल में। तो मैंने उनको 4 प्रिंट आउट दिए, QR कोड, ऊपर लिखा फ्री वाईफाई। ओह। मैंने कहा 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो हॉल में। हाँ। सेशन वर्कशॉप के बाद मैं लैपटॉप खोल के दिखाया तो 6 लोगों ने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी फ्री वाईफाई के लिए। हाँ। तो आप सोचिए यदि 5 स्टार होटल में 6 लोगों ने फ्री वाईफाई के चक्कर में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, तो कुंभ में मैंने लगा दिया तो क्या होगा? सही कह रहे सर। कुंभ में तो सिग्नल की पे वैसी तो, प्रॉब्लम हाँ, होती है, भीड़ है, हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है, हाँ, वाईफाई चाहिए लोगों को, हाँ, तो हर आदमी इंस्टॉल कर लेगा। हाँ, और इंस्टॉल करने का मतलब समझे आप, मैं पैसा ही निकाल लूंगा पूरा। हाँ, मैं एक अकाउंट से आप तो पैसा घुस गए निकालना उसके शुरू करूंगा, मैं तो घुस अकाउंट गया में। अकाउंट, बट हाँ, मैं कुछ भी करूंगा। हाँ। Isn't it that risk and that easy? मुझे करना क्या है इसमें? पोस्टर ही तो लगाना है 25 पैसे का। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जिसके लिए आप एंटीवायरस और ये सब के करके बैठे हुए। तो जो मोबी आर्मर ऐप है, जब आप कोई भी QR कोड स्कैन करें, चाहे वो विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज का हो, होटल का मेनू कार्ड हो, बोर्डिंग पास, कुछ भी हो, आजकल तो शादी के कार्ड और सब कुछ, बर्थडे कार्ड भी QR कोड है, हाँ, लोकेशन QR कोड है, सब जगह QR कोड ही आता है। इंस्टाग्राम पोस्ट का QR कोड है, QR कोड है, आपकी प्रोफाइल भी भेज देता है कि हाँ, आप सब पोस्ट तो QR कोड से हम घिरे हुए हैं। तो कभी भी कोई ऐसा लगे कि यार गड़बड़ हो सकता है, कोई ट्रैप करना चाह रहा है, तो आप पहले मोबी आर्मर से स्कैन कर लें वो QR कोड, वो बता देगा ये सेफ है अनसेफ है। ओके। और यदि अनसेफ है तो क्यों, हाँ, मतलब ये आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल करने वाला है, आपको कुछ भी प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, ऑटोफिल डिटेल चुराने वाला है, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकता है, जो भी कारण होगा बताएगा वो, क्योंकि इसलिए अनसेफ है। सेकेंड होता है लिंक स्कैनिंग, कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि मुझे दिलजीत दोसांझ का शो देखने जाना है और टिकट चाहिए। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था सर। दिलजीत दोसांझ के नाम से याद आ गया कि भाई टिकट किसी ने बुक किया और वो जा ही नहीं पाया और वो निकल गया। अभी केदारनाथ चले जाओ, हेलीकॉप्टर जहाँ मिलता हाँ, है वो भी फाटा, हाँ, वहाँ पर लाइन लगी होगी, हाँ, जो बेचारे पे कर चुके हैं,
हम टिकट ले चुके हैं, हाँ, बट वो लेकिन टिकट बुक ही नहीं है। वो जिस वेबसाइट से किया वो फर्जी थी। ये इतना कॉमन है। अभी आप ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ होटल्स जितने हैं, रिसॉर्ट्स हैं, सबके बाहर लाइन लगी हुई। हर दिन 5-10 लोग तो आ ही रहे हैं जो लुट चुके हैं, और वो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ तो पेमेंट ही नहीं है, आप क्या बुकिंग लेके दिखा रहे हो मुझे। और वो बिल्कुल उसी का लोगो उसी के उस पर दिखा रहा हो, बिल्कुल सेम नाम होता है सर, वेबसाइट का भी सेम नाम होता है। सब क्लोन। तो अब आप गूगल सर्च करके यदि कोई रिसॉर्ट, होटल, टिकट, क्रूज बुक कर रहे हो तो आपको कैसे पता कि ये ओरिजिनल है? क्योंकि वो HTTP ऐसी होगा, बिल्कुल उससे बेटर दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब क्लोन वेबसाइट बनी तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेटर थी। मतलब उसकी लुक एंड फील हाँ, वेरी पावरफुल। तो वो क्रिमिनल विल टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस की कोई डाउट ना करें। तो ऐसे में उस लिंक को आप पहले मूवी आर्मर के थ्रू स्कैन कर लें। ओके। ये आपको क्लियरली बता देगा कि ये कितना पुराना लिंक है, 2 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है, 2 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, चाइना, टर्की, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होस्टेड हो है, इसमें कोई मेलवेयर तो नहीं है जो कुछ डेटा चुरा रहा है। बहुत सारी ऐसी डिटेल और AI एनालिसिस से आपको कंक्लूड करके देगा कि ये लिंक सेफ नहीं है और इस पर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें, और ये क्लोन्ड लिंक है, बता देगा क्लियरली क्लोन्ड लिंक है। अच्छा। फिर चौथा इसमें जो पावरफुल ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन स्कैनिंग का, कि आप अपना फ़ोन कई बार शेयर करते हैं, बच्चे को दे दिया, किसी और को दे दिया, और उसने 2 मिनट में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। आपको कैसे पता कि एप्लीकेशन सेफ है या नहीं? बिल्कुल, क्या गड़बड़ कर सकती है? तो मूवी आर्मर आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं सबको स्कैन करके बता देगा कि ये सेफ है, अनसेफ है। क्रिमिनल हमेशा HTTPS लिंक ही भेजता है, कभी उसने आज तक HTTP नहीं भेजी। गवर्नमेंट वेबसाइट आपको HTTP मिल जाएगी, क्रिमिनल की नहीं मिलेगी HTTP, वो HTTPS ही होगी। तो फिर क्या फ़ायदा इसको बताने का लोगों को? मतलब यदि वो देख के बच तो सकते हैं, बस एक वो है कि हमने बता दिया है। हाँ, जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं साइबर सेफ्टी अवेयरनेस में, आई एम डिस्कार्डिंग ऑल ऑफ देम। क्यों? क्योंकि ये जो रूम में बैठ के गाइडलाइन बनाओगे आप कि हमें तो पता है, इसको नहीं पता, अरे सबको पता है। OTP नहीं देना है, आप सबको पता है। बिल्कुल। ये नहीं पता कि OTP लेते कैसे हैं, अब वो बताओ। हाँ, जब तक वो नहीं बताओगे तब तक सही वो बात। बच नहीं सकता ना। तो मेरे ख्याल से that gap has to be removed and media can play a crucial role for this. अच्छा, अब सर पेपर लीक हुआ, टेलीग्राम। ये टेलीग्राम एक ऐसी चीज़ बन गई जहाँ पे लोग सोचते हैं कि अब बहुत सेफ है। क्या सच में सर? वहाँ पे पकड़ना बहुत मुश्किल है, पेपर लीक हो जाता है, जो कहते हैं मूवीज़ भी आ जाती हैं, कुछ भी डाउनलोड कर लो, आपके पास सब कुछ है, बैटिंग भी वहाँ पे हो रहा है। तो क्या टेलीग्राम भी एक खतरा बनता जा रहा है? आपके फ़ोन में है टेलीग्राम? नहीं है सर। तो रखो ना। अरे यार, मतलब किसी चीज की बुराई करना जब यूज ही नहीं किया हमने। अरे हटा दिया ना सर जब पता चला ये सब। नहीं, सेफ है। देखिए, सबसे पहले मैं कभी भी किसी चीज को ना यूज करने के बारे में नहीं बोलता। अच्छा। आई डोंट यूज वर्ड कि यार इसको मत यूज करो, ये ऐसा है, वो वैसा, ऐसा कोई शब्द मेरे मैं तो सबको यूज करो, पर ये जान के करना कि रिस्क क्या है। इफ यू नो द रिस्क देन यू आर सेफ। टेलीग्राम इलीगल चीज़ों का हब है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आप ढूंढे उसमें 3 इडियट HD क्वालिटी मिलेगा, मिल जाएगी। आप कोई भी फिल्म देख लो, कोई बुक देख लो, आप बिटकॉइन खरीद लो, आप ड्रग खरीद लो, आप जितने भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो उसमें डंप पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज की लिमिट नहीं है, तो लोग उसको डंप यार्ड बना दिया, डालते जाओ। एंड देन टेलीग्राम ऑल्सो गिव्स टू सम एक्सटेंट एनोनिमिटी, कि आप चाहें तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उससे लिंक नहीं होगा, या आप ईमेल आईडी सिक्योर ईमेल का कोई बना लें, कोई टैम्प ईमेल से बना लें, और उसके बाद धमकियां देना शुरू करें लोगों को, ग्रुप बना लें। सो वो फीचर के कारण मिसयूज़ होता है टेलीग्राम, पर उसी फीचर के कारण लोग यूज़ भी करते हैं, क्योंकि उन्हें खुराफाती तो करनी है। सो इफ़ यू आर देयर देन एंड यू नो द रिस्क, तो फिर आप सेफ हैं। कि कल के दिन आप टेलीग्राम पे थे और आपको टेलीग्राम पर एक धमकी आ गई, जान से मार देंगे, 5 करोड़ दो। अब आप पुलिस के पास गए, पुलिस कह रहे तुम टेलीग्राम पे थे ही क्यों? भाई यदि व्हाट्सएप पे होता तो ढूंढ लेते उसको। आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां पर ढूंढना यदि मुश्किल है, तो क्यों हो? ये पता है आपको और फिर आप हो, बड़े बहुत बढ़िया रहो। गलती आपकी है। नहीं, गलती नहीं, फिर तो आप बच ही लोगे ना। फिर आपको पता है कि यार मुझे थोड़ा कोई धमकी देने वाला है, मेरे पास 5 करोड़ ही नहीं है। यू नो द रिस्क ना यार, ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास है, जिनको धमकी आ सकती है। सो इफ यू आर देयर एंड यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, इट्स ओके।
बिकॉज यू नो। प्रॉब्लम क्या है, जो लोग नहीं जानते और वो हर जगह हाथ पांव मार रहे हैं, फिर गलत हो जाता है। बट सर पकड़ना बहुत मुश्किल क्यों होता है? ऐसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती है इन सब तो उसके apps दो पे? कारण होते हैं। देखिए, पकड़ना मुश्किल तो होता है, असंभव नहीं होता। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास 15 से 20 हज़ार केसेस पर डे आते हैं। अब हर एक केस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन एफर्ट है वो 2 से 3 महीने का है। एंड देन देयर इज अ डिपेंडेंटी ऑन अदर कंट्रीज एज वेल, क्योंकि वहाँ से डेटा रूट हो रहा है, पीपीएन यूज़ हो रहे हैं, सर्वर वहाँ पर है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जब तक बंदा ही भाग गया, जब तक जो पिछला एविडेंस था वही खत्म हो गया, तो बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं। दैट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स। फिर प्रायोरिटीज़, कि हर दिन प्रायोरिटीज़ बदलती हैं पुलिस की, कि अभी ये केस देखो, कल ये देखो, परसों वो देख दो। अब जो छूट गया वो छूट गया, फिर वो कभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा ही नहीं। सो दिस इज़ द रीज़न कि बहुत सारे केसेस के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और हम बट कुछ तो ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि सर ये सब ना शेयर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका तोड़ है क्या इन क्रिमिनल्स के पास कि हम नहीं सबका शेयर तोड़ कर नहीं सकते? है, पर बहुत सारी चीज़ें क्रिमिनल के एडवांटेजेस को दे रही हैं, मतलब क्रिमिनल को एडवांटेज दे रही हैं। जैसे कि जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एनोनिमिटी देते हैं, या वीपीएन है, आप वीपीएन यूज़ करते हैं? करते हैं? क्यों करते हैं? कोई ऐप खोलना हो जो नहीं था तो वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। हाँ। फिर से यही चीज़ रिपीट कीजिए, क्यों यूज़ करते हैं वीपीएन? क्यों करते हैं? ताकि मतलब अगर कोई वेबसाइट यहाँ पे बैन है तो कोई वेबसाइट बैन है तो वो खुल जाए। हाँ करेक्ट। हाँ, कोई गेम जो यहाँ पे बैंड है वो खुल जाए। तो इसका मतलब है कि वीपीएन जितने लोग यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ इलीगली कर रहे हैं। हाँ, सही बात है सर, है ना? हाँ, यस। तो फिर वीपीएन है क्यों? हाँ, क्यों है सर? इसीलिए क्या? और वीपीएन तो बहुत छोटी चीज़ है। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आई विल नॉट डिस्क्लोज हियर, जो इट विल गिव यू एनोनिमिटी बियॉन्ड दैट। वो लोग करते हैं यूज़, तो उसको प्रमोट किया जाता है सिक्योरिटी, प्रिवेसी के पर्सपेक्टिव से, कि आप सिक्योर। भाई किस चीज़ की सिक्योरिटी? वीपीएन यूज़ करके आपको कौन सी सिक्योरिटी मिल रही है? हैक नहीं हो गया आप, हो जाओगे हैक, तो तब भी हो गया। आप सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेस करना चाहते हो जो बैंड है, सरकार ने लीगल कर रखी है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बैटिंग प्लेटफॉर्म्स है, वो आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो। कई सारे बैटिंग प्लेटफॉर्म इनबिल्ड वीपीएन देते हैं कि आप पहले वीपीएन इंस्टॉल करो फिर ही एक्सेस होंगे वो। तो चल रहा है बैटिंग, सट्टा चल रहा है आईपीएल का, इसी चक्कर में तो आप बैन करते रहो। आप गेमिंग बैन किए तो क्या बैन हो गई? पबजी बैन किया तो बैन हो गया? कहाँ बैन कर सकते हो आप? तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, प्रोविजंस है, वो क्रिमिनल को ही एडवांटेज दे रहे हैं ना। अच्छा सर, अब एआई पे चलते हैं। बहुत जो है एआई का बूम है। हमारी वॉइस यूज़ करते हैं और हमारे घर वालों को सुना देते हैं कि हमको ज़रूरत है, आप पैसे भेजें। तो इसमें जो घर वाले जो टेक सेवी भी नहीं है, उनको कैसे पता चले कि हमारी वॉइस सही है नहीं है? कैसे पता लगा? ये कहाँ तक पहुँच चुका है और ये रिस्क कितना बढ़ गया है सर एआई से? देखिए, आवाज़ आपकी होना इस फिर भी वन वे ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। आप ही के नंबर से कॉल आ जाना और फिर आपकी आवाज़ होना, हाँ, फिर कैसे आप ये तो और ज़्यादा रिस्क हो गया। सो ये भी संभव है। मैं आप ही के नंबर से किसी को कॉल कर सकता हूँ, मैं आप ही के नंबर से किसी को एसएमएस भी भेज सकता हूँ, मैं आप ही के नंबर से ईमेल से किसी को ईमेल भी कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग एंड वेरी और आज कॉमन अटैक अटैक वेक्टर्स, बहुत कॉमन अटैक वेक्टर है। अब आपको आप ही के किसी परिचित के नंबर से कॉल आ जाए, उसी की आवाज़ में भी आए, जैसा आपने कहा एआई से तो अब क्लोन हो ही जाता है, तो आप कैसे इग्नोर करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। मैं आपके नंबर से किसी को कॉल कर तो सकता हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। मतलब कि आपको यदि किसी आपके नंबर, किसी मेरे नंबर से आपको कॉल आ गया और आपने पलट के कॉल बैक किया, तो फिर मैं ही उठाऊंगा, वो क्रिमिनल नहीं उठा सकता। अच्छा, क्योंकि कॉल आएगा तो मुझे ही वापस, मतलब रिसीव तो मैं ही करूंगा। ऑरिजिनेट कर, कॉलर आईडी बदल के वो आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ये इस नंबर से कॉल आ रहा है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सर कॉल ट्रांसफ़र भी तो होते हैं कि ऐसा कुछ अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ है कि हमको किसी ने कॉल किया और किसी और को लग गया? वो ऐसे, वो बताता हूँ क्या होता है। हाँ, पर इस अटैक वेक्टर से आप बच लोगे ऐसे कि आपने यदि कॉल आया और आपने कॉल बैक किया, आमतौर पर क्या होगा, आप कॉल बैक करोगे तो सामने वाला कॉल उठाएगा नहीं, क्योंकि क्रिमिनल ने वही टाइम डिसाइड किया जब आप बिजी हैं। ओके, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पार्टी में हैं, कोर्ट में हैं, कहीं कुछ ऐसा है किसी से फ़ोन नहीं उठ रहा। अब आप परेशान हो जाते हो कि यार फ़ोन भी नहीं उठ रहा, उसने रिक्वेस्ट की थी पैसे की, भेज ही देता हूँ कहीं कुछ आफत में ना हो,
और आप एक्शन ले लेते हो। हाँ, पर सोचिए यदि इतना अर्जेंट है, जो व्यक्ति आपको कॉल कर सकता है वो कॉल रिसीव भी तो कर सकता सकता है, राइट सर। है। तो जब तक क्लोज ना हो लूप, कभी कोई पैसा ट्रांजेक्शन मत कीजिए। तो बेस्ट यही वे है कि अगर ऐसा कॉल आता है तो आप जरूर रीचेक करें, उसको फोन करें कैसे हुआ है। आप नॉर्मल कॉल आ रहा है तो व्हाट्सएप पे कॉल करके वेरीफाई कर लें, अलग वीडियो अलग कॉल भी चैनल कर पे सकते वेरीफाई करें। हाँ, वीडियो कॉल भी करें, वेरीफाई करें। चेकिंग वेरिफिकेशन इज मस्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन, लोग लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, हाँ, आपके बॉस से एक मैसेज आ जाता है आपको, वो ट्रैवल कर रहे हैं यूके में, यूके के नंबर से मैसेज आता है कि दिस इज़ माई न्यू नंबर, प्लीज़ सेव इट। तो आप सेव कर लेंगे, आपको आते रहते हैं अक्सर ऐसे मैसेज, तो आप सेव कर लेते हैं। उस दिन कुछ नहीं होगा, 2-3-4 हफ्ते के बाद अचानक उस नंबर से एक मैसेज आएगा कि यार मैं अभी फ्रांस में हूँ, एक मेरा क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, एक काम करो मुझे अमेजॉन गिफ्ट कार्ड कुछ खरीद के भेजो, यहाँ पर कुछ गिफ्ट देना है क्लाइंट को। अब आपको डाउट ही नहीं होगा क्योंकि वो नंबर तो आपके फ़ोन में सेव्ड है, बिल्कुल, और आपने खुद ही सेव किया। हाउ विल यू डाउट इट? आप एक्शन ले लेते हो। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉड हुआ वो तो 3 हफ्ते पहले हो चुका है। सर अपने घर पे जो माता पिता हैं वो तो इतने टेक से भी नहीं है सर, अब बट फ़ोन तो उनके पास भी स्मार्टफोन है, तो उनको कैसे बचाया जाए? वो क्या स्टेप हैं जिनसे वो करें और ऐसे फ्रॉड ना हो? क्योंकि हम लोग तो बाहर चले जाते रहते हैं घर पे और हमको फ़ोन आता है कि ऐसा हो। देखिए, जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सीनियर सिटीजन को अलग तरह के अटैक वेक्टर से ट्राई करते हैं। जैसे उनको सेक्सटॉर्शन के कॉल आएंगे, अचानक से वीडियो कॉल आएगा, उन्होंने उठा लिया और उसमें कोई लड़की कपड़े वपड़े उतार रही है, उसका वीडियो बना लिया, उसको देखते हुए उन्होंने 2-4 सेकंड देख लिया। अब वो 2-4 सेकंड का वीडियो रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट बना के वापस भेजेंगे कि वायरल कर दें। अब आप घबरा जाते हो क्योंकि इस बंदे ने जिंदगी भर इज्जत ही कमाई है, वो परेशान हो जाता है कि यार बिल्कुल क्या है यार, बिल्कुल सर, किस किस को जस्टिफाई करूंगा, और मैं तो दौड़ भाग भी नहीं कर सकता, पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। वो पैसे मांगते हो, पैसे दे देते हैं, चुपचाप बताते नहीं किसी को, किसको बताएं। पता पड़ता है, बड़े लेट पता पड़ता है मुझे कि साहब ये तो 2 महीने से परेशान हो रहे थे। कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार लोग, एक वो जो आगरा में बता भी नहीं पाते सर घर पे अपने आगरा में एक लेडी थी बेचारी, उसको तो हार्ट अटैक आ गया, डिजिटल अरेस्ट का कॉल आया जब उसको। तो पहली जो लर्निंग सबको दे देनी है कि डरना नहीं है चाहे कुछ, क्योंकि वो वीडियो कभी वायरल नहीं होगा। यदि वायरल हुआ तो बंदा पकड़ा जाएगा। आज तक कभी एक भी ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ है। यदि आप डरेंगे नहीं कि ना कुछ भी हो जाए, बस डरना नहीं है, बाढ़ में जाओ, देख लेंगे बाद में, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व लेटर। सर डर की बात हो गई, आपने अब इतने सारे ऐप आ गए हैं जिसको कहते हैं डेटिंग ऐप, उसमें भी बेचारे जो हैं जो सोचते हैं कि हमें प्यार मिलेगा वहाँ पे भी लुट जा रहे हैं सर। हाँ देखिए, जहाँ पर भी आप डेस्परेशन, अर्जेंसी, नीड दिखाओगे वहाँ लुटोगे, हर वो प्लेटफॉर्म है। प्यार में तो लुटता ही था सर, ऐप पे भी लुट गया। मेरे पास एक केस आता है कि एक कुछ लड़कियों की फ़ोटो भेजी एक ने कि साहब इनके बारे में ज़रा पता कर सकते हैं कि ये कहाँ है, कौन है। मैंने क्यों? बोला नहीं सर थोड़ा अजीब सा केस है, आप प्लीज़ पता कर दीजिए। मैंने कहा जब तक आप मुझे डिटेल नहीं दोगे आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज़ दिस इज़ प्रिवेसी ब्रीच। तो बोला कि सर थोड़ा सा अजीब सा मैटर है कि ये डेटिंग ऐप पर मुझे लड़की मिली और उसके बाद उसने मुझे बुलाया, हमारी बातचीत शुरू हुई, हम एक रेस्टोरेंट में गए, डिसाइड हुआ कि वहाँ जाएंगे। उसने तारीफ़ की कि वहाँ जाना, वहाँ बहुत अच्छा ये मिलता है। वहाँ गया, मैं बैठा रहा, बोले वो ऑर्डर किया सारा खाना, वो भी से बात करती रही मेरे से कि आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, फिर वही नहीं। और उसके बाद वापस आ गया। तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है? बोले गलत ये है कि सर यही मेरे दोस्त के संग भी हुआ। तब मुझे खटका, मतलब मुझे कोई बेवकूफ़ समझ रहा है, बात समझ में आती है, पर सारी दुनिया थोड़ा ना बेवकूफ़ है। तो बोला कि अब ये जो प्रोफाइल्स हैं ये आप थोड़ा चेक कीजिए। तो मैंने कहा मैं क्या ही चेक करूँगा, आप एक काम करो, दोनों पिक्चर एक टूल बताया मैंने, इस पर डालो और रिवर्स इमेज सर्च करके देख लो। तो उसने खुद ही चेक की तो पता पड़ा कि वो दोनों AI इमेजेस हैं। बोले सर ऐसा टूल हमें भी बताइए सर। तो सर बता के जाइएगा। बताता हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ऐसा फ़ायदा किसको हुआ? या तो कोई ऐसी मजे लेने के लिए कर रहा है, बट फिर मजे लेने के लिए एक आदमी के संग करेगा, मतलब मल्टीपल केसेस आए तो फिर कुछ डाउट हुआ। तो फिर मैंने कहा फिर से इन्वेस्टिगेट, एक बार फिर से डेटिंग करते हैं। वो गया,
अब वो जिस रेस्टोरेंट में बताया गया था उधर भी क्या, क्योंकि इसमें जो पूरा गेम दिख रहा था कि रेस्टोरेंट का बिल पे किया इसने और दैट इज हैवी बिल, पर ये क्लियर नहीं हो रहा था कि रेस्टोरेंट वाले को बेनिफिट हो कैसे रहा है। तो जब ये पहुंचा और वही 1-2 रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई किए गए और ये उस रेस्टोरेंट वाले से पूछा, उसने ग्रिल किया थोड़ा, तो उसे मना कर दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर एक पुलिस की कॉल गई, तो वो सरेंडर हुए कि नहीं सर, वो हमने एक मार्केटिंग कंपनी के संग टाई अप कर रखा है, वो हमें कंफर्म कस्टमर्स देती है। ओके। कि आपको, और उसमें से उनका 30% का वो रहता है, कट रहता है। तो मार्केटिंग कंपनी ने एक ट्रिक आजमाई कि लड़कों को डेटिंग के लिए बुलाओ, फर्जी डेट्स और बिल के थ्रू पैसा कमाओ। तो आप भरोसा नहीं कर सकते आज की डेट में कि जिस फेसबुक प्रोफाइल, जिस टिंडर प्रोफाइल, जिस बम्बल प्रोफाइल, जिस इंस्टा प्रोफाइल को आप, और एक लड़की थी फेसबुक पे प्रोफाइल उसका नाम है वृत्ति पटेल। अच्छा, देखा है आपने? नहीं सर। फेसबुक निकालना, वृत्ति पटेल। हैक तो नहीं हो जाएंगे सर? नहीं नहीं, फेसबुक खुलवा रहा हूँ मैं, कौन सा लिंक क्लिक कर रहा हूँ। वृत्ति पटेल एक एआई है। अच्छा। और उसके लाखों फॉलोअर हैं, और उसकी वीडियोस देखिए आप, और उसके इनकम देखिए आप, लाखों में कमा रही हो, मतलब जो भी उसके थ्रू कमा रहे हो उसी एआई प्रोफाइल के थ्रू। फोटो भी अच्छी है सर, है ना? तो आप देख रहे हैं ऐसे थोड़ा ना खेल चल रहा है। तो ऐप जरूर बताइएगा सर, जिससे हम पता लगा ले सर। इसलिए भाई एआई से बच कर है ना। और एआई का खतरा पता है क्या है, हमें बहुत लेट पता पड़ता है कि हमारा कट गया है। ठीक है सर, अब प्यार से आखिरी हमारे सेगमेंट पे चलते हैं। अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो यूपी बहुत, और इलेक्शन अभी भी हुए हैं, और एक जो सेगमेंट चलता है वॉर का, तो क्या इसमें भी सर साइबर क्राइम घुस चुका है? वॉर भी हम लोग डिसाइड करते हैं, ये क्रिमिनल डिसाइड करते हैं मिसाइल कहाँ जाएगी, कैसे, ऐसा कुछ है क्या? वॉर भी डिसाइड हो सकती है? और इलेक्शन, हाँ, आपकी जितनी भी, चाहे इलेक्शन हो, चाहे वो फिजिकल वॉर हो, चाहे एआई या साइबर स्पेस के बिना तो अब कुछ हो नहीं रहा। इनफैक्ट सारे इलेक्शन साइबर स्पेस में लड़े जा रहे हैं, और एआई हैज़ बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। लोगों की इमेज को डाउन करना, लोगों की इमेज को अप करना, इस तरह की क्रेडिबल वीडियो बनाना कि लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाएं आपसे, भरोसा करें, ये सब एआई के थ्रू आसान है। और जो वॉर है, एक तो वॉर लड़ते हैं हम लोग बॉर्डर पर, एक वॉर लड़ते हैं देश के अंदर, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि मिसयूज इंफॉर्मेशन का, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और किसी तरह अंदर ही विद्रोह खड़ा कर दो, सख्ता पलट कर दो। तो वो भी उतना ही पावरफुल होता है। ईरान के अंदर चूंकि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अभी नहीं बन पा रही, तो चाहे आप कितना भी उनको डैमेज कर लो, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। नेपाल में आ गया, श्रीलंका में आ गया, पाकिस्तान में तो है ही कंट्रोल। तो ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का गेम होता है, ये भी साथ में खेला जाता है। और जो फिजिकल वॉर है उसमें भी एआई का इस्तेमाल होता है कि कहाँ से डेटा आएगा। जब खामनेई की डेथ हुई तो ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था वो एआई के थ्रू था, जिसमें उनके सैटेलाइट इमेजेस, सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज, प्रीवियस डेटा जो उनके मूवमेंट्स का था, विद करंट लोग जो के आसपास रहते हैं उनका डेटा, ये सारा डेटा क्लाउड करके जो प्लेटफॉर्म है एआई, उसको दिया गया। और उसने आइडेंटिफाई किया, प्रेडिक्शन की यहाँ पर इतनी देर के लिए होंगे। और जिस समय ये मिसाइल अटैक हुआ है उस समय लोकल नेटवर्क डाउन कर दिया गया, ताकि यदि किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच ना पाए। ओके। सो ऑल दिस टू मेक सो फास्ट, रियल टाइम, अदरवाइज में बड़ा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद जब तक आप एक्शन आइडेंटिफाई करते हो, टारगेट ही चेंज हो जाता है। यहाँ पर एआई हैज़ रिड्यूस दैट एग्जीक्यूशन टाइम। वो इतना रियल टाइम है कि आप बच नहीं पाओगे, कितना भी इफेक्टिव आपका नेटवर्क है, चैनल है, एआई विल सरपास दैट। तो ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा और लोग फिजिकल वॉर से बचेंगे आगे। तो बच के रहना है सर, कैसे रहेंगे सर? वो भविष्यवाणी सही तो नहीं हो जाएगी कि अंत होने वाला है? आपको कैसा लगा ये सेशन, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। कोई सवाल हैं जो आप
पूछना चाहते हो सर से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सर के पास पहुंचने की और आपका जो सवाल है उसका जवाब लेने की। देखते रहिएगा लाइफ टाइम, सब्सक्राइब कीजिए और सेफ रहिए। थैंक यू।